तो मई 2025 के गोचर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अगर आपका मकर लगन बनता हो तो कुछ इस तरीके से आपको प्लेसमेंट दिखेगी ग्रहों की। ये चार्ट आपका मई के गोचर के हिसाब से ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रहों के गोचर में कुछ परिवर्तन भी मंथ के मध्य में जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है उसके अनुसार ग्रहों की स्थिति कौन कौन से भाव में कौन कौन सी राशियों में रहने वाले। इसके बाद देखेंगे कि वास्तव में इसका जो प्रभाव है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें गोचरीय स्थितियों की तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध की अगर बात करें तो 7 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई से वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा और 31 मई से ये भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये बृहस्पति का बहुत ही एक बड़ा गोचर, एक इम्पोर्टेंट गोचर कहा जा सकता है आपके लिए। शनि का गोचर ऑलरेडी मीन राशि में शुरू हो चुका है, तो मीन राशि में ही अब वो देखने को मिलेंगे आपको। चंद्रमा यहाँ 1 मई को हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे और फाइनली राहु और केतु का गोचर भी अब बदलेगा। राहु जहाँ 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि से निकलकर, वहीं केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जो 18 मई को होगा। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको हमें देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली गोचर की बात कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ वास्तव में देखते हैं जो प्रभाव है आपके लिए वो कैसा रह सकता है इस गोचर का। देखिए, सबसे पहले लग्नेश से ही शुरू करते हैं और लग्नेश आपके शनि है। शनि अभी थर्ड हाउस में है और शुक्र के भी साथ है। ऐसे में देखिए यहाँ पे जो है कैरियर को लेकर आप थोड़े ज्यादा सतर्क नजर आएंगे। आपका ये मंथ ज्यादातर हार्डवर्क करते हुए बीतेगा। यहाँ पे आप अपनी खुद की स्किल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। शनि यहाँ सेकंड लॉर्ड भी है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से अपने परिवार के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए जो कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने नई नई कुछ अन्य अपॉर्चुनिटीज होंगी जहाँ पर आप कैरियर में और अपनी अर्निंग्स को लेके आगे बढ़ सकते हैं। शनि सेकंड लॉर्ड होने की वजह से सेकंड हाउस से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए आपको ज्यादा सतर्क बनाएगा और थर्ड हाउस का शनि वैसे भी काफी मेहनती बनाता है। अब आपको देखना होगा जुपिटर आपका कैसी स्थिति में है, क्योंकि अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में हुआ तो शनि का फायदा आपको और भी ज्यादा मिल सकता है। अब क्योंकि शनि लग्नेश है, लग्नेश होकर शनि थर्ड हाउस में जा रहे हैं, तो ये भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेके या पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। सनी यहाँ पे सेकंड लॉर्ड होने के केस में जहाँ तक अपनी अर्निंग्स या अपने फैमिली के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए काफी हार्ड वर्क करेगा। शनि का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे शनि का दृष्टि रहेगा तो जहाँ तक काफी सोच समझकर फैसले लेने वाला होगा। इवन वो अपनी कोई भी प्रकार की जो गलती है उसको पहले से ही ठीक करता रहेगा। ऐसे में आपका जो हार्डवर्क है वो थोड़ा बचेगा और आपको पर्याप्त समय मिलेगा किसी भी डिसीजन के लिए। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे शनि का दृष्टि आएगा तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। आपकी कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, आपके हायर एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ आप कुछ हद तक धार्मिक कार्यों में भी यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सके। शनि का ये गोचर है तो अब आपको देखना होगा थर्ड हाउस में आपके कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं। थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट स्थित होगा उसका प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु यहाँ आपके तीसरे घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी। इनका गोचर हो रहा है अब छठे घर में। छठे घर में ये आ रहे हैं तो कैरियर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। ऐसा जो गुरु का गोचर है वो कैरियर के रिगार्डिंग आपको कुछ अच्छा डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। साथ ही साथ जो भी लोग कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना चाहते हैं, जो भी लोग आर्थिक रूप से कुछ बड़े फैसले अपने जीवन में लेना चाहते हैं, वो एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। गुरु का यहाँ प्लेसमेंट है तो ये कुछ हद तक आपके खर्चों को मेंटेन करने के लिए अच्छी स्थिति है। कुछ नए आपके इनकम सोर्स ढूंढने के लिए एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। ऐसा लेकिन जहाँ तक जो होगा उसका फायदा अक्सर उसके जो कलीग होंगे, उसके जो बॉस उठाएंगे, क्योंकि यहाँ गुरु एक गुरु की तरह ही माना जाएगा और गुरु यहाँ है तो आप दूसरों को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कार्यस्थल पर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां मिलेंगी और उन जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ी आपकी मेहनत जरूर बढ़ जाएगी। यहाँ पे गुरु का यहाँ प्लेसमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़े आपके एफर्ट को बढ़ाएगा और एफर्ट मेनली आपको आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के तौर पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि कितना ज्यादा जिम्मेदारी आप ले सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे और अपने करियर को लेकर। तो गुरु के सिक्स्थ हाउस में गोचर के वजह से आपको ये देखना होगा कि वास्तव में आप यहाँ कितनी ज्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं, कितना ज्यादा अपने काम के लिए, प्रोफेशन के लिए यहाँ डेडिकेशन दिखा सकते हैं। गुरु का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालते हैं 10th हाउस पे।
10th हाउस पे इनका दृष्टि आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा, आपको करियर के लिए प्रॉपर आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा और क्योंकि आपके जो 10th लॉर्ड हैं, वो भी 3rd हाउस में ही हैं, तो ये भी दिखाते हैं कि कहीं न कहीं आप अपनी एबिलिटी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल अपने करियर में कर पाएँगे। यहाँ पे गुरु का दृष्टि है तो ये कहीं न कहीं आपके प्रतिष्ठा के लिए, मान-सम्मान के लिए तो अच्छा होगा ही, बाकी करियर के लिए आपको कुछ अच्छे अंडरस्टैंडिंग्स देगा। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है अपने ही घर पे जहाँ वो आपके 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ इनका दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप अपने कुछ खर्चों को अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे खर्चे जो वास्तव में अभी तक पेंडिंग थे, उनको आप करेंगे। आप कोई दान दक्षिणा वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु का दृष्टि होना बेसिकली थोड़ा मैरिड लाइफ से ध्यान हटाएगा और हो सकता है कि यहाँ मैरिड लाइफ में या तो आपका उतना इंटरेस्ट नहीं होगा या आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर इनका दृष्टि आ जाता है सेकंड हाउस पे। अब सेकंड हाउस पे जब दृष्टि आएगा तो यहाँ राहु पर अपना पूरा कंट्रोल गुरु दिखाएंगे और राहु यहाँ अब कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ में आने की वजह से यहाँ अर्निंग्स को लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। राहु के यहाँ होते हुए आपको सडन आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं हर क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जहां भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में भले ही आप हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो राहु वैसे भी कुंभ राशि में काफी बेटर रिजल्ट देते हैं और इसके लिए आपको अपने शनि को भी देखना होगा और अपने गुरु को भी। तो गुरु यहाँ 6th हाउस में होते हुए ज्यादातर आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे और गुरु एक ड्यूअल साइन में होने की वजह से भी यहाँ काफी अच्छा प्रभाव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल 4th लॉर्ड है और मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो 11th लॉर्ड भी है। मंगल का जो प्लेसमेंट बनेगा 7th हाउस में बनेगा और यहाँ मंगल नीच की स्थिति में आ रहे हैं, तो ये पार्टनर के साथ अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता। यहाँ वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव बना रहेगा, कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है पार्टनर से वो पूरी नहीं हो सकेंगी। इस वजह से पार्टनर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा विवाद इस प्रकार की स्थितियां कुछ आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद होने की वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा डिस्टर्ब दिखेगा। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ 10th हाउस पे रहेगा। अब नीच का मंगल अगर 10th हाउस पे दृष्टि डाले तो ये बॉस के साथ थोड़े बहुत आपके रिलेशन बिगाड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कैरियर में थोड़ा ज्यादा एग्रेशन दे सकता है। भले ही वैसे तो गुरु का दृष्टि है 10th हाउस पे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ सतर्क रहना चाहिए। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है लगन पे। लगन पे मंगल का दृष्टि है तो ये आपको एग्रेसिव बनाएगा ज्यादा से ज्यादा। आपकी हेल्थ के लिए ये हालांकि अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बहुत ज्यादा एग्रेशन से बचना चाहिए। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा का संबंध भी आपके चार्ट में मंगल से बनता हो तो उस केस में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप उतने ही ज्यादा एग्रेसिव भी होंगे और उतने ही ज्यादा इमोशनल भी। फिर मंगल का दृष्टि लगन पर है तो सेहत को लेके आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क बनाएगा। मंगल का दृष्टि यहाँ से फिर रहेगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जो दृष्टि रहेगा वो आपके अर्निंग्स और आपके फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। यहाँ आप कोई भी जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना ले अपनी अर्निंग्स या अपनी फैमिली को लेके जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। वाणी पर मंगल का नीच का प्रभाव होगा तो थोड़ा एग्रेशन ज्यादा बढ़ेगा और राहु यहाँ होने की वजह से आपकी वाणी थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग भी होगी, लेकिन आप यहाँ बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके पंचम घर के स्वामी है और साथ में 10th लॉर्ड भी। इसलिए शुक्र अब क्योंकि 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए आपके करियर में सेल्फ एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपकी खुद की स्किल्स, आपके खुद के इंटरेस्ट या हॉबीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड ही कोई प्रोफेशन है, शुक्र से रिलेटेड ही कोई बिजनेस है, तो उस मामले में आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट आपके स्थित है उसको जरूर देखिएगा। कैरियर के लिए आपके कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। यहाँ अब शुक्र का प्लेसमेंट है तो ये आपका कोई ना कोई अट्रैक्शन वाली स्थिति बना सकता है या कोई ना कोई किसी अदर के साथ आपको जोड़ सकता है जहाँ पर आपकी किसी से फ्रेंडशिप वगैरह होगी। ये ज्यादातर जो स्थिति होगी या तो आप अपने कोई सॉल्ट्यूर की वजह से देखेंगे या कोई आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई की तरफ आपका अट्रैक्शन बनेगा। शुक्र यहाँ है तो मेनली आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर काम करना हो तो आपको शुक्र पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वैसे देखा जाए तो आपके 10th लॉर्ड भी खुद शुक्र ही है। तो मान लीजिए अब आपको कहीं ना कहीं धन लग्जरी की तरफ आगे बढ़ना है जीवन में या बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आगे देखना है, तो यहाँ शुक्र पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। शुक्र का दृष्टि फिर आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे शुक्र आपको दृष्टि डाले तो लंबी दूरी की यात्रा करने या इवन विदेश यात्रा के लिए प्रेरित कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र यहाँ पर 31 मई को चेंज होकर मेष राशि में आ जाएंगे।
तो लगभग ये स्थिति इनकी मंथ के एंड में बनेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बुध को देख लेते हैं। बुध आपके छठे घर के स्वामी होने के साथ साथ नवम घर के भी स्वामी है और बुध का गोचर हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में बुध का गोचर है तो ये घर या परिवार से संबंधित कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। साथ ही साथ ये कैरियर के लिए भी बहुत बेहतर होगा। बुध यहाँ है तो आप अपने घरेलू कार्यों पर बहुत अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से फोकस कर सकेंगे और आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका बेटर कम्युनिकेशन भी बनेगा। बुध का यहाँ फिर दृष्टि रहेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे दृष्टि रहेगा तो ये आपके कैरियर के लिए अच्छा होगा। कैरियर में आपको अच्छे से कार्य करने के लिए बुध प्रेरित करेंगे और बहुत ही वाइजली काम करने के लिए भी बुध का आपको सपोर्ट मिलेगा। बुध फिर यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लगभग 7-8 दिन के लिए ही सूर्य के साथ ये स्थित रहेंगे और फिर ये पंचम में आ जाएंगे। पंचम में जो इनकी स्थिति बनेगी वो लगभग 23 मई से बनेगी। 23 मई से आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। अर्निंग्स के मामले में कुछ नए डिसीजन लेना आसान होगा। बुध आपके अर्निंग्स को बढ़ाने के साथ साथ आपके नेटवर्क में वृद्धि करेंगे क्योंकि वो यहाँ से दृष्टि डालेंगे 11th हाउस पे। तो आपका कोई भी प्रकार का अगर बिजनेस है, कोई भी प्रकार की आपकी इनकम है, चाहे वो बिजनेस से है या किसी भी दूसरे तरीके से, ऐसे में आप अपनी इनकम को बढ़ता हुआ देखेंगे और लोगों से भी आपको पर्याप्त मान सम्मान मिल सकेगा। तो बुध का जो प्लेसमेंट रहेगा पंचम में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ संतान के दृष्टिकोण से या आपकी खुद की एजुकेशन या आपकी खुद की लर्निंग्स के दृष्टिकोण से भी बुध यहाँ काफी बेटर रिजल्ट लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपको कोई भी अच्छा डिसीजन लेना है, जैसे हायर एजुकेशन वगैरह के लिए लेना है, घर परिवार से संबंधित कार्यों के लिए लेना है या अदर किसी भी काम के लिए, तो थोड़ा सा आपका जो डिसीजन होगा वो क्विक होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा सप्तमेश है और इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 6th हाउस में रहेंगे। चंद्रमा के 6th हाउस में होने की वजह से यहाँ पर आपके डेली लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं उनसे संबंधित निर्णय लेना आसान होगा। भले ही चंद्रमा के यहाँ होते हुए आपके बॉस या आपके कलीग आपका थोड़ा सा फायदा जरूर उठा सकेंगे, लेकिन अपनी सेहत को लेकर आपको थोड़ा सावधानी से यहाँ काम करना होगा। चंद्रमा का दृष्टि फिर आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस पे होगा तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर कुछ इश्यू पैदा कर सकता है। चंद्रमा फिर आ जाएंगे सप्तम में। सप्तम में क्योंकि अब ऑलरेडी मंगल यहाँ स्थित होंगे, मंगल के यहाँ स्थित होने से ये तनाव भरी स्थिति देगा। जीवन साथी के साथ अक्सर मनमुटाव या थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड नजर आएगा और जीवन साथी का जो सपोर्ट कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भले ही आपका जीवन साथी आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो जो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का या कुछ विवाद का चांस बन सकता है। चंद्रमा यहाँ गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पे इमोशनल इश्यूज रहेंगे आपको आपके पार्टनर के साथ। फिर चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा के आने से ये आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति होगी। कहीं ना कहीं आपको सडन कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि आपको इन लॉज के थ्रू या अपने माता पिता के थ्रू कुछ लाभ मिल सकता है। चंद्रमा के यहाँ आने से किसी भी विषय पर आपको बहुत डीपली सोचने समझने या विचार करने में मदद मिल सकेगी। चंद्रमा का दृष्टि फिर आपके 2nd हाउस पे रहेगा। 2nd हाउस पे दृष्टि रहेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको फैमिली के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन देगा और कुछ इश्यूज भी देगा। तो जो अष्टम का चंद्रमा रहेगा वो कुछ भी नया एक्सप्लोर करने के लिए या कुछ नए इनकम सोर्सेज प्राप्त करने के लिए अच्छा होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य अष्टम के स्वामी है और सूर्य शुरुआत में गोचर करेंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में सूर्य का गोचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सूर्य की ये स्थिति आपको करियर में तो सपोर्ट करेगी ही करेगी, लेकिन इस प्रकार का सूर्य होगा तो डोमेस्टिक लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आप अच्छे से बैलेंस में ला सकेंगे। सूर्य बुध का लगभग जो बुधादित्य योग बन रहा है ये 7-8 दिन के लिए ही बनेगा। तो ऐसे में कुछ भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप इस योग से ना रखें। यहाँ पे हो सकता है कि घरेलू मामलों पर थोड़ा सा फोकस आपका बढ़ जाएगा। फिर सूर्य यहाँ आपको प्रमोशन वगैरह दे सकता है, मान सम्मान या प्रतिष्ठा अच्छी दे सकता है और वैसे भी यहाँ गुरु का दृष्टि है तो कैरियर को लेकर आपको सीरियस होना चाहिए इस मंथ में। फिर सूर्य का यहाँ से राशि परिवर्तन होगा और लगभग 15 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे पंचम में। पंचम में सूर्य आएंगे तो ये आपकी सोचने समझने निर्णय लेने के लिए और साथ साथ में आपके अर्निंग्स के लिए अच्छी स्थिति होगी। संतान के साथ भी रिलेशन काफी बेटर होते दिखेंगे। इसके साथ साथ कुछ भी नया सीखना हो, पढ़ना हो या कुछ भी आपको हासिल करना हो ज्ञान के तौर पे या अनुभव के तौर पे, तो सूर्य काफी अच्छा काम करेंगे। सूर्य का दृष्टि फिर आपके 11th पे आएगा। 11th का सूर्य आपको दूसरों से अच्छा अप्रिसिएशन और मान सम्मान दिलाएगा। इसके बाद देखते हैं राहु के गोचर को, क्योंकि राहु भी अब इस मंथ में बदल रहे हैं और अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु का अगर देखा जाए तो 18 मई को यहाँ राशि परिवर्तन हो जाएगा। 3rd हाउस से निकल के आपके 2nd में आ जाएंगे। ये इनकम के लिए अच्छे रहेंगे, फैमिली और लाइफ स्टाइल के लिए काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा ही रहेंगी फिर भी। तो राहु यहाँ रहेंगे तो आपको वास्तव में अपने चार्ट में जो जन्म का शनि है उसको देखना चाहिए और 2nd हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है उसको भी देखना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके चार्ट में कोई राहु का मित्र
मित्र ग्रह ही बैठा होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। राहु का दृष्टि फिर यहाँ से 6th हाउस पे आ जाएगा। 6th हाउस पे जो दृष्टि रहेगा वो आपको कैरियर के मामलों में, डेली लाइफ में काफ़ी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपका कोई शत्रु है, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है या किसी भी तरीके से कोई और इश्यू है, उस मामले में आपको राहु ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और एक नई राह आपको मिलेगी। करियर के लिए ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। राहु की दृष्टि फिर अष्टम पे भी रहेगी। यहाँ कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए राहु आपको सपोर्ट करेंगे। भले ही थोड़े इन-लॉज़ के साथ कभी-कभी रिलेशन उतने अच्छे ना रहें, लेकिन फिर भी यहाँ आप जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे या आर्थिक रूप से कोई बड़े फैसले लेंगे, वो लगभग आपके फेवर में होंगे। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे राहु का दृष्टि करियर में आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी इच्छाएँ भी देगा। केतु जहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएँगे, अष्टम भाव में आएँगे तो इसी तरीके से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आपके लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा। भले ही थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ज़रूर आपके मन में क्रिएट होगा अपने रिश्तों को लेके। लेकिन यहाँ केतु तंत्र-मंत्र से जुड़ी हुई स्टडीज़, अकल्ट से जुड़ी हुई स्टडीज़ और अदर कोई भी रिसर्च जैसे काम के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपके इस मंथ को कहीं न कहीं बिगाड़ सकते हैं या कुछ ऐसे दिन हैं जो बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करते हैं। अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो 3, 4, 10 से 12 तक और 26 और 27 ये दिन आपके लिए काफ़ी बेटर रह सकते हैं। आपको अगर कोई भी काम करना है, आपका काम नहीं बन रहा है तो आप इन दिनों में उस काम को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा तो 1 और 2 को ये स्थिति बनेगी। ये थोड़ा स्ट्रेस का समय रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीज़न लेना होगा। आर्थिक रूप से कोई भी फैसला लेने से यहाँ आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ 1 और 2 को आप कोई बहुत बड़ा खर्चा यहाँ कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा तो 5 से 7 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली अपने स्वास्थ्य को लेके आपको ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे। साथ ही आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव या आर्थिक स्थिति के लिए कोई बड़ा फैसला आप कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो 15 से 17 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपसे कोई ना कोई या तो गलत फैसला होगा, आपकी अर्निंग्स को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कतें होंगी। साथ ही साथ 15 से 17 तक थोड़ा-सा आप कन्फ्यूजन में भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ सामने आ सकती हैं। फिलहाल हमने यहाँ पूरा गोचर डिस्कस किया है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।